पढ़ ले तू रे बबुआ, अब तो आइलो पुलिस बहाली, तू कर ले मन से तैयारी। पढ़ ले तू रे बबुआ, अब तो आइलो पुलिस बहाली, तू कर ले मन से तैयारी। मैथ साइंस जीके हो या पढ़ना हो एसएसटी सारा, तो एडू फाइबर आना। कॉन्सेप्ट ऐसन बतैबो तोरा दिमाग में घुस तो सारा, तू कर ले पूरा तैयारी, बबुआ कर ले तू तैयारी। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए ले आया हूँ साइंस केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्डवा पे। ध्यान से देखिए क्या कहता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीत परिवर्तित किया जा सकता है, उसे कहते हैं, वह कहलाता है। क्या होता है देखिए, ऐसे एक धातु का टुकड़ा लीजिए और टुकड़ा को लेके ले दपादप देते रहिए तो एक टाइम क्या होगा, ये धातु क्या होगा, छितराने लगेगा और छितरा के क्या होगा, चदरा का रूप ले लेगा। और इसी चदरा के रूप को साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों? आघात वर्धनीयता। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैलिबिलिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। चलिए, धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है आघात वर्धनीयता, श्यानता, तन्यता, तनन सामर्थ्य। देखिए इस प्रश्न को समझाते हैं आपको। देखिए पूछा गया भाई, एक धातु का टुकड़ा लीजिए और इसको क्या करना है, इस बार भी मारना है। हथौड़ी मेरे पास है, मारेंगे एक बार ऐसे करके, फिर एक बार इसको घुमाएंगे, ऐसे मारेंगे, फिर एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर एक बार घुमा घुमा के अगर इसको मारेंगे तो ये छितराएगा नहीं, ये फैलेगा नहीं, ये चादर का रूप नहीं धारण करेगा। ये होगा क्या उस टाइम, ये खिंचाएगा और खिंचा खिंचा के क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा। और इस गुण को कहा जाता है प्यारे मित्रों साइंस की भाषा में तन्यता। किस नाम से जाना जाता है? तन्यता। और तन्यता का जब बात आता है तो सबसे अधिक कौन सी धातु तन्य होती है, यह सवाल जरूरी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा गोल्ड। और गोल्ड यानी क्या? सोना। सोना का 1 ग्राम अगर लेते हैं तो इससे 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। सोच सकते हैं कि कितनी लंबी तार इससे खींची जा सकती है, 2 किलोमीटर तक। और अगर यह भी पूछा जाए सबसे आघातवर्ध्य धातु कौन सी होती है, तो वो भी क्या होने वाला है? सोना ही होने वाला है। इसको जैसे एक बार मारिएगा दपाक करके तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यानी कह सकते हैं सबसे ज्यादा आघातवर्धीय धातु भी क्या होती है प्यारे मित्रों? वो होती है सोना। तो चलिए बढ़ते हैं और सोना से रिलेटेड और एक प्रश्न आपको हम बता देते हैं। सोना ऐसी धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका कोई एक तरह से हम कह सकते हैं ये जल्दी अयस्क के रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? देखिए सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर है क्या, हॉर्न सिल्वर है क्या, रूबी सिल्वर है क्या, लूनर कास्टिक है क्या? नाम से पता चल रहा है क्या बेटा, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है? आप लोग फटाक से मार दीजिएगा सर ये लूनर कास्टिक जो होता है ये नहीं होगा इसमें, लेकिन आप फंस जाइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा जर्मन सिल्वर। नाम से सिल्वर है लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं होता है। चलिए आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तांबा, जो कि कितना परसेंट होता है? 60% होता है। जस्ता 20% होता है और निकेल 20% होता है। इस प्रकार 100% हो गया। और वो एक मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। तो इसके अंदर देखिए तांबा है, जस्ता है, निकेल है। क्या कहीं चांदी है? चांदी नहीं ना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? चलिए बताइए तो भाई, कौन सा अवकारक होता है? एल्यूमिनियम होता है अवकारक क्या? नाइट्रोजन होता है कि कार्बन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं और इससे आप जान लीजिए बहुत सारे प्रश्न इस बार के एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको हर एक सेट को बारीकी से ध्यान से देखना है, क्योंकि वो एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी, ए बुड़बक बी और
सी सब नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम होता है। और ये जो अभिक्रिया इसमें होती है ना, उसे हम थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, बड़े बड़े रेल के पटरियों को आसानी से हम पिघला कर जोड़ सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं एक तरह से। इसमें होती क्या है, देखिए इधर से क्या होता है, Fe2SO4 होता है आयरन सल्फेट। इसके साथ जब हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या देती है, ये देती है Al2SO4 और प्लस इधर से क्या बच जाता है 2Fe। और एक तरह से आप कह सकते हैं, सॉरी एक सेकंड, आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 के साथ जब हम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाते हैं तो रिएक्ट हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा Al2O3 और प्लस इधर से बच जाएगा 2Fe। तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड आप कह सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम चूर्ण को डाला जाता है तो इसमें अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन होता है। उस उष्मा से हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े लोहे के पुर्जों को आसानी से पिघलाकर हम जोड़ सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। और इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पे बन गया कि नहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इधर से देखिए Fe अलग हो गया। तो इस प्रश्न को एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया भी है और इसे थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, पीतल में क्या होता है भाई, पीतल क्या होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों, पीतल एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, जब दो धातुओं को पिघलाकर एक दूसरे में संलग्न कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ये दो धातुओं का भी हो सकता है, दो से अधिक धातुओं का भी मिश्र धातु बन सकता है, लेकिन एक धातु का मिश्र धातु नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, तत्व हो जाता है। तो देखिए पीतल में क्या होता है, तो पीतल को याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा, पिताजी याद करके रख लीजिए। क्या याद करके रखना, पिताजी। पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता। तो तांबा और जस्ता देखिए तो कहाँ पे है, तांबा और जस्ता यहाँ पे, जिंक को ही जस्ता कहा जाता है प्यारे मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण जब होता है तो इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी अवकरण यानी अपचयन जहां पे होगा उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें। तो यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है। धनायन नहीं है इसका मतलब वो ऋणायन होगा, यानी एनायन और कैटायन के बारे में बात किया जा रहा है। कैटायन का मतलब होता है धनायन इंग्लिश में, और एनायन का मतलब होता है ऋणायन। तो बताइए एल्यूमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन और जिंक आयन, इनमें से कौन वाला क्या है, धनायन आयन नहीं है। जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी ए। देखिए आपको हम बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले तो आपको हम एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जितने भी धातु होते हैं उनमें प्लस चार्ज चढ़ता है। उसमें कौन सा, प्लस चार्ज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों, धनायन बोलते हैं। एल्यूमिनियम एक धातु है, कॉपर एक धातु है, जिंक भी एक धातु है, लेकिन सल्फेट ये सल्फर से बनता है। सल्फर कोई धातु है क्या, नहीं ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऋणायन, यानी ये माइनस चार्ज, ये प्लस, ये भी प्लस चार्ज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, सबसे जल्दी गल जाता है। कौन सी धातु जैसे ही गर्म करेंगे गल जाएगा। तो क्या है वो, स्वर्ण है कि चांदी है कि पारद है कि तांबा है। जल्दी, पारद का मतलब पारा का बात किया जा रहा है, जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कौन जल्दी पिघल जाएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए सर, पारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर पारा। क्योंकि इसे गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, ये कमरे के ताप में ही पिघला हुआ अवस्था में होता है। जबकि सोना को, चांदी को, तांबा को कमरे के ताप में यानी रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री के बीच रख दीजिए, उस समय वो कभी पिघलने वाला नहीं होता है। लेकिन आप पारा को देखिए, मर्क्यूरी को जैसे ही रूम टेम्परेचर में लाइएगा वो बेटा लुढ़क जाएगा, पिघल जाएगा। थर्मामीटर देखे हैं ना, तो थर्मामीटर के अंदर क्या भरा रहता है, पारा भरा हुआ रहता है। चलिए पारा का बताइए तो परमाणु क्रमांक कितना है, जल्दी कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कौन से जिले से आप ये वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। अगर पारद बनाना, एक तरह से मान लेते हैं अमलगम का बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो जब हम अमलगम बनाते हैं, अमलगम किसको कहा जाता है, ध्यान से रखिए, जब कोई मिश्र धातु में एक धातु पारा मिला दिया जाए तो उसको अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमलगम। तो इसमें से बताइए, अम्ल को मिलाएंगे क्या अमलगम बनेगा, पारा को मिलाएंगे क्या अमलगम बनेगा, कि क्षारक को
की अधातु। तो देखिए भाई, अमलगम होने के लिए एक धातु तो पारा होना चाहिए ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये पारा हो जाएगा। पारा ही नहीं मिलाएंगे तो अमलगम कहां से बनेगा, नहीं ना बनेगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। पारद मिश्रण यानी अमलगम मर्क्यूरी और किसी अन्य धातु के साथ जब मिलाते तो वही बन जाता है, और ये एक तरल नर्म पेस्ट यानी ठोस किसी वस्तु के रूप का हो सकता है, और अवस्थाएं इसमें पारे मर्क्यूरी की मात्रा पर निर्भर करती है। दंत चिकित्सक में पारे का चांदी, जिंक तथा टीन आदि धातुओं के साथ बना अमलगम कैविटी भरने के काम आता है। जब सोना चांदी मिक्स करके, जिंक मिक्स करके बनाते हैं तो दांत के अंदर जो कैविटी हो जाता है, जो गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढा को भरने के लिए पारे का जो अमलगम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है? भाई एक ऐसा धातु है जैसे ही हथेली पे रख दीजिएगा बेटा वो पिघल जाएगा। तो कौन सा धातु है जिसको हथेली पे रखने से ही तुरंत पिघल जाता है? क्या वो पोटेशियम है, क्या वो सोडियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो गैलियम है? बताइए तो। और देखिए ये जो धातुएं है ना, यम यम यम, सब में यम जुड़ा हुआ है, इसको मुलायम धातु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम ऐसी मुलायम धातु है भाई, ऐसे करके चाकू चला दीजिए फचाक से वो कट जाएगा। कैसे? फचाक से वो दो टुकड़ा में कट जाएगा, विभक्त हो जाएगा, यानी बहुत ही नरम धातु होती है। लेकिन ये जो गैलियम है बाबू, गैलियम को जैसे हथेली में रखोगे, चाकू चलाने जाओगे, उससे पहले ये पिघल जाएगा, ये रो देगा बेचारा, रो देगा, यानी क्या, पिघल गया ना। तो सबसे जल्दी कौन पिघल जाएगा? ये हथेली में पिघल जाएगा, वो है गैलियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और डैश बनता है। देखिए कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को आप उठा लीजिए भाई, CuSO4 होता है, और उसके साथ किसका रिएक्शन करना? लोहे का। तो लोहे का जब हम रिएक्शन करते हैं 2Fe के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? Fe2SO4 हो जाएगा, और प्लस इधर से Cu को लतिया के बाहर निकाल देगा, यानी Cu टाटा बाय बाय। और ये कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? इसे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई कौन निष्कासित होता है? कॉपर से आयरन सल्फेट तो बनता ही है, उसके साथ क्या इधर निकलता है? कॉपर, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। जंग लगना है डैश, जंग लगना क्या है भाई? ये पूछा गया है। विद्युत अपघटन है क्या, ऑक्सीकरण है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों है क्या, या अपचयन ओनली है? बताइए तो। जंग लगना यानी क्या हो जाएगा? Fe2O3 का बात किया जा रहा है, जंग का सूत्र का बात किया जा रहा है। तो बताइए जंग लगना क्या होता है, किसके कारण जंग लगता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ही क्या होता है? अगर हम रेडॉक्स को ध्यान से लिखते हैं तो आरी का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है प्यारे मित्रों? रिडक्शन होता है, और RED का, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, आप या आप उपचयन कह सकते हैं, और रिडक्शन का मतलब अपचयन कह सकते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और जंग लगना भी क्या, एक तरह का रेडॉक्स अभिक्रिया, किसमें इसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, जिसके कारण इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। भाई देखिए लोहा को अगर हमें जंग लगाना है, उसको जंग लगाएंगे तो क्या क्या चीज चाहिए? क्या ऑक्सीजन और ग्रीस चाहिए? क्या ऑक्सीजन और नमी चाहिए? क्या कार्बन डाइऑक्साइड और नमी चाहिए? क्या जल और पेंट चाहिए? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और नमी दे दीजिए भाई। ये क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, क्योंकि बताए ना आपको Fe2O3 ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, तो जहां नमी दीजिए उसी समय ये क्या हो जाएगा? नमी और ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है इसमें, ऑक्सीजन जैसे मिल गया ये क्या बन जाएगा? ये जंग बन जाएगा। और जंग लगने से किसी भी लोहे का भार घटता है कि बढ़ता है? क्या होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो। ये बहुत ही आसान सवाल है भाई। चलिए बढ़ते हैं। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगता है? बहुत ही जल्दी बात किया जा रहा है भाई, कैसे जंग लग जाएगा, कहाँ पे जंग लग जाएगा? क्या वर्षा के जल के साथ जल्दी जंग लगता है? क्या समुद्र के जल के साथ? क्या आशुद्ध जल के साथ? कि नदी के जल के साथ? जल्दी बताइए तो। देखिए जो जल जितना स्वच्छ होता है बाबू उतना कम जल्दी जंग पकड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समुद्र का जल। खारे पानी में NaCl की मात्रा होती है, जिसके कारण क्या होता है? जंग बहुत ही जल्दी लग जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई।
जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है, अभी बताएं आपको। जब लोहे में जंग लगता है तो देखो, देखिए सबसे पहले तो ये लोहा है, और लोहा में जब जंग लगता है तो Fe2O3 ऑक्सीजन उसके साथ आया कि नहीं। जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, पहले से अगर ये लोहा मान लेते हैं 24 है, ये ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसके साथ और कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं, तो और कुछ बढ़ जाएगा, तो ये मान लेते हैं 25 मान लेते हैं, तो भार उसका क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए जब कहीं भी लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। उसको घिस कर नहीं रखना है कि बेटा उसका भार घट गया है, आपको घिसने नहीं बोला गया। आप ये सोचिए जब जंग लगता है तो उसके ऊपर क्या होता है, भूरा कलर का एक परत बैठ जाता है, जिसके कारण उसका भार आगे से बढ़ जाता है। इसी कारण हम कह सकते हैं लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है। आयरन को, देखिए लोहा में जंग लगता है और जंग से बचाने के लिए हमें उपाय तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा बेटा दरवाजा जो है जंग के कारण खत्म हो गया। जंग एक तरह का कीड़ा है जो उसको खाने का काम करता है, किसको, लोहे को। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, अनिलीन लीन करेंगे कि ग्रीज लगाना कि जस्ता चढ़ाना कि पेंट करना, बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो हम लोग नहीं करते हैं वो हो जाएगा प्यारे मित्रों और नीलन। ठीक है, और नीलन हो जाएगा। देखिए पेंट करके तो हम बचा सकते हैं, जस्ता चढ़ा के बचा सकते हैं जिसको गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। ग्रिज लगाकर भी, ग्रिज लगा देते हैं तो क्या होता है, वो जंग के संपर्क में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक परत काम करता है तेल और इसका। तो अनिलन जो होता है ना, ये इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि अनिलन जो है ये कांच के लिए उपयोग किया जाता है। जब कांच को गर्म किया जाता है, गर्म करके इसको शीतल किया जाता है यानी ठंडा किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है अनिलन, यानी कांच में किया जाता है। तो कांच का प्रयोग तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे लोहे बनाने में। चलिए जो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धता शुद्धतम रूप होता है, भाई सोना जो होता है, शुद्ध सोना, वो कितने कैरेट का होता है, क्या वो 22 कैरेट का, क्या वो 91.6 कैरेट का, क्या 99.6 कैरेट का, कि 24 कैरेट का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 24 कैरेट प्योर सोना। और सोने के जब हम बात करते हैं तो आभूषण बनाने के लिए कितना सोना चाहिए, वो हमें चाहिए 18 से 22 कैरेट के बीच में क्या होता है, आभूषण का निर्माण होता है। क्योंकि शुद्ध सोना का हम बना नहीं सकते, जैसे खींचेगा बेटा तुरंत खींचा जाएगा, बहुत ही नरम होता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। भाई धातुओं का राजा का बात किया जा रहा है, बताइए तो चांदी है कि लोहा है कि एल्यूमिनियम है कि सोना। तब बोलिएगा सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मार देंगे गजाक से, क्या सोना, और ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांच होता है, कांच क्या होता है, अति तप्त ठोस, अति शीतित द्रव, अति शीतित गैस, अति तप्त द्रव। बताइए तो कांच क्या होता है प्यारे मित्रों। तो कांच अगर पूछा जाए तो कांच क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा अति शीतित द्रव हो जाएगा। किसका किसका सही है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सभी का सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, वह तत्व प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वो क्या है, थोरियम है कि रेडियम है कि प्लूटोनियम है कि यूरेनियम। जल्दी कमेंट करके बताइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साइंस का, ये केमिस्ट्री का, बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताते हैं आपको बाबू, ए नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेडियम। क्या हो जाएगा, रेडियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। धात्विक हो या अधात्विक हो, दोनों रूप में वो रासायनिक अभिक्रिया का व्यवहार करता है। क्या वो जीनोन है, क्या वो बोरॉन है, क्या वो आर्गन है, क्या वो कार्बन है। जल्दी बताइए तो क्या होने जा रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको बताते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोरोन। ये जो बोरोन है ना, ये बोरोन जो है वो धात्विक हो या अधात्विक हो, दोनों के साथ वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। अधिक विद्युत चालकता, जिसके अंदर बहुत जल्दी से विद्युत पार हो सकता है, करंट पार हो सकता है, वो कौन सी धातु है। तांबा है कि एल्यूमिनियम है कि चांदी है कि सीसा है, जल्दी से उड़ा दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी सर्वोत्तम चालक होती है उष्मा और विद्युत की। जब उष्मा इसके अंदर जा सकता है तो विद्युत भी जा सकता है, और विद्युत जा सकता है तो उष्मा भी जा सकता है, दो जिसमें एक जान एक साथ चलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक, हीन चालक उसको कह रहे हैं जिसके अंदर ना उष्मा जल्दी जा पाती है और ना ही करंट उसके ऊपर पार हो पाती है, तो भाई उसी को हीन चालक बोलेंगे। वो कौन सी धातु है, क्या लोहा है, क्या सीसा है, क्या सिल्वर है, क्या स्वर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तो बाबू क्या होने जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे मित्रों
वो हो जाएगा सीसा यानी पीबी। पीबी जो है हीन चालक है, ये बैड कंडक्टर ऑफ क्या कह सकते हैं आप, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत कम पाया जाता है। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु? कांसा को बनाने के क्या चाहिए? कांटा। ठीक है, कांटा बोले तो आपका क्या हो जाएगा? तांबा। और टीन जब मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये कांसा बन जाता है। ठीक है, कांटा, कांटा याद करके रखिए। ठीक है, त से तांबा, ट से टीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? सीसा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है। सीसा तो भाई प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, ये संयुक्त रूप में पाया जाता है। तो किसका है अयस्क होता है महत्वपूर्ण? गैलेने का होता है। ठीक है, गैलेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला, देखिए कोयला का जो है टाइप ये सब दिया गया है, जिसमें एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला होता है, बिटुमस होता है, कोक होता है, लिग्नाइट होता है। तो भूरा कोयला के बात जब भी किया जाए, निम्न कोटि का कोयला आप कह सकते हैं लिग्नाइट। और कोयले के बारे में और जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित जो कार्बन होती है, कार्बन की मात्रा के अनुरूप होता है। अगर हम बात करते हैं 40% से कम कार्बन अगर होता है तो उसको पीट कोयला कहते हैं। उसके बाद लिग्नाइट आता है 40 से 55%, उसका बिटुमिनस आता है 55 से 80%, और जैसे ही वो 80 प्लस हो जाता है या 95% तक जाता है तो उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। ये बहुत ही उच्च किस्म का कोयला होता है। चलिए बढ़ते हैं, अब बताइए कमेंट करके, तो कोयला राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, किस राज्य को, किस जिले को जाना जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म के कोयले किस्म नहीं है? बोला कि ये कोयला का किस्म नहीं है, कौन नहीं है? बिटुमनी, लिग्नाइट, पीट, डोलोमाइट। जल्दी बताइए तो। तब बोलेगा सर ये डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? चलिए बता देते हैं, ये मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। कोयला तो इससे मिलेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? सिल्वर बोले तो वो चमकती, मतलब व्हाइट नहीं होता है। तो बताइए तो क्या होगा? सोडियम मैग्नीशियम होगा क्या, पैलेडियम और प्लेटिनम होगा क्या, तांबा सोना होगा कि निकेल और जिंक? तो आप बोलेगा सर तांबा और सोना नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब। देखिए ज्यादातर जो धातुएं होती है ना वो सिल्वर रंग की होती है, बाकी धातुएं बहुत, ये जो होता है तांबा और सोना को ही छोड़ के यही पीला रंग का होता है, बाकी लगभग धातुएं व्हाइट कलर की होती है, यानी सिल्वर रंग की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ मिश्र धातु होता है? सोल्डर का बात किया जा रहा है। ठीक है, तांका जिसको बोलते हैं। तो जिंक और सीसा क्या, जस्ता और तांबा क्या, टीन और जस्ता क्या, टीन और सीसा? जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए सोल्डर जो है ना वो पीबी प्लस एसएन से मिलकर बना होता है। पीबी, पीबी माने क्या होता है? सीसा। ठीक है, सीसा, और एसएन मतलब क्या होता है? टीन होता है। तो देखिए सीसा और टीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर कोई पूछे कितना कितना परसेंट होता है तो आपको जवाब देना 67% सीसा होता है और 33% क्या होता है? टीन होता है। जब मिलाते हैं तो सोल्डर बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न ये रहा, क्वार्ट्ज एक रूप है किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का? क्वार्ट्ज के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वार्ट्ज जब भी पूछे तो आपको जवाब देना है सीधे भाई ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, रूप होता है। चलिए आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।